इमेजिन आप एक ऐसे कमरे में हो जहां कदम रखते ही आपको हर तरफ बस खून दिखता है, दीवार पे, फर्श पे, लिटरली एवरीवेयर। और वहीं पे उसी कमरे में आपको एक ऐसी लड़की मिले जो अपने ही दांतों से अपने ही हाथों को और पैरों को नोच रही है। उसके हाथों से और उसके लिप्स से बेहिसाब खून बह रहा हो। आप उसे देख ही रहे होते हो कि इतने में उसकी झुकी नजर आप पर पड़ जाती है। आपकी सांसें फूलने लगती हैं। उसके इस बिहेवियर को आप समझने की कोशिश कर ही रहे होते हो कि वो अचानक से कमरे के एक कोने से उठकर आप पर हमला करती है। आप पीछे हटते ही हो, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि कमरा छोटा है, और उसके साथ साथ आपको एक रियलाइजेशन हिट होती है कि ये कोई आम लड़की नहीं, इसके अंदर कुछ तो सैटानिक या फिर कुछ तो सुपरनैचुरल जरूर है। जो आपने अभी इमेजिन किया वो बस एक शुरुआत थी, और हाँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हुआ है जर्मनी की एक लड़की के साथ। दिस इज द स्टोरी ऑफ एनालीज मिशेल। ये कहानी है एनालीज मिशेल की, एक जर्मन कैथोलिक लड़की जो नेचर से बहुत ज्यादा शांत थी और पोलाइट थी। वो डेली चर्च में प्रे करने जाती थी और वो इतनी रिलीजियस थी कि हफ्ते में 2 बार मास अटेंड करती थी। आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि मास क्या होता है, मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। इट इज अ सेक्रेड रिचुअल वेयर ब्रेड एंड वाइन आर कॉन्सिक्रेटेड एंड बिकम द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये क्रिश्चियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। एनालीज की फैमिली के बारे में बात करी जाए तो उसकी फैमिली में 3 बहनें थी और पेरेंट्स थे, और उसके दोनों पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, स्पेशली एनालीज की मदर जिनका नाम था एना मिशेल। और एना मिशेल कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से रिलीजियस थी। एना के इतने रिलीजियसली स्ट्रिक्ट होने का कारण छुपा था उनकी एक पास्ट की गलती में। एक्चुअली एना, जो एनालीज की मदर थी, शादी से पहले ही मां बन गई थी। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि जर्मन कल्चर में बहुत ही शर्मनाक माना जाता है। इसी वजह से एनालीज की मॉम एना की कंजर्वेटिव कैथोलिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, और इस गिल्ट का प्रायश्चित करने के लिए वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। और यही सीरियसनेस टुवर्ड्स रिलीजन, या फिर हम कह सकते हैं रिलीजन की कट्टरता, दोनों पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे भी थोप दी थी। इसी स्ट्रिक्ट कैथोलिक अपब्रिंगिंग का असर हमें एनालीज के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही वो भी बहुत ज्यादा रिलीजियस बन गई थी। लेकिन ये जो कट्टरता थी अपने रिलीजन को लेके, इससे अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। एनालीज अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रही थी, वो लोगों से भी बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, बहुत आराम से बात करती थी, बहुत पोलाइट थी, until she turned 16। जैसे ही एनालीज ने 16 साल की उम्र को टच करा, उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। 16 साल के होने के बाद एनालीज को अचानक रातों को सीजर्स आने लगे, जैसे कोई उसको जकड़ रहा हो। और इतना ही नहीं, सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वो कहने लगती थी कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, उसे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई खतरनाक चीज उसके कानों को चीरती हुई आगे बढ़ जाती थी। वो घंटों अपने कमरे में अपने घुटनों को गले लगाकर बैक एंड फोर्थ रॉक करती, जैसे वो एक छोटे से बच्चे को झूला झुला रही हो। आई थिंक अभी तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक्चुअली क्या हो रहा था एनालीज के साथ। अब उसी कमरे में एनालीज को अकेले देखकर, घंटों घंटों तक अकेले बैठ के अपने आप को झुलाते हुए देखकर, एनालीज के पेरेंट्स को डर लगने लग गया कि समथिंग्स ऑफ। इसलिए 1969 में उसे वुर्जबर्ग के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाया गया, और डॉक्टर ने उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी यानी मिर्गी के रोगी कहकर एनालीज को वापस घर भेज दिया। डॉक्टर ने सिंपल लैंग्वेज में कह दिया कि इसको मिर्गी आती है और आप इसको घर ले जाओ, घर पे ही इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इग्नोर ही करा था। एनालीज की दवाइयां चल ही रही होती हैं कि 1917 में उसे सेकंड मेजर सीजर अटैक आता है, जिससे उसके हेलुसिनेशंस अब बद से बदतर होने लगते हैं। उसे अब सिर्फ आवाजें नहीं सुनाई देती, बल्कि एक भयानक नाखूनों से नोचा हुआ चेहरा भी दिखाई देने लगता है। इस मोड़ पर उसकी भूख भी अब जानवरों की तरह एक्सट्रीम हो चुकी होती है। वो जमीन पर मिले हर चीजों को खाने लगती है, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, चिमनी में बची हुई कोयले और राखें, ये तक वो खाने लग गई थी। बात तो तब एक्सट्रीम होने लगी जब उसने खुद का ही यूरिन पीना शुरू कर दिया था। अब वो और ज्यादा अजीब बिहेव करने लग गई।
जैसे सच में उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। एनालिस के पेरेंट्स ने तो ये तक रिपोर्ट किया था कि वो टेबल के नीचे कोने में छुपकर चुपचाप मरे हुए चिड़ियों के सर नोच के खाती थी। तुम इमेजिन कर ही सकते होगे कि एक पेरेंट के लिए कितना हॉरिफाइंग विजुअल होगा कि उसका बच्चा डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के मरे हुए चिड़ियों के सर नोच के खा रहा हो। लाइक इमेजिन करो कि उस टाइम एनालिस के पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। अब एनालिस को खून से एक अजीब लगाव ही हो चुका था, इतना कि वो अपने ही शरीर पर अपने ही नाखूनों से वुंड्स क्रिएट करती थी, खुद को ही घायल करती थी, खुद के ही घाव क्रिएट करती थी कि जैसे वो अपना ही खून आने का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही वो उसके खुद के वुंड से, उसके खुद के घाव से खून आने लगता था तो वो उस खून को खुद ही चाटने लगती थी। और जैसे मैंने पहले बताया था, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। हफ्ते में 2 बार मास अटेंड करती थी, काफी बार चर्च जाती थी, काफी रिलीजियस थी। लेकिन अब वो सब भी बंद हो गया था। अब एनालिस को किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में जाने में या फिर चर्च जाने में या किसी भी तरीके से रिलीजन में इन्वॉल्व होने में डर लगता था। एनालिस ये कहती थी कि मैं जब वहां जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ तो रोक लेता है। कुछ तो ऐसी चीज है कि जब भी एनालिस चर्च जाने की कोशिश करती है या रिलीजियस होने की कोशिश करती है, कोई चीज आके उसके पैर रोक लेती है, कोई चीज आके उसके पूरे शरीर को रोक लेती है। और साथ ही साथ जब भी एनालिस किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती थी, उसको आवाजें सुनने लगती थी, काफी ज्यादा डरावनी आवाजें सुनने लगती थी। और वो आवाजें पता है उसे क्या बोलती थी? You're damned. You'll rot in hell. एनालिस के फ्रेंड्स ने तो ये तक बताया कि चर्च के आसपास आने पर ही एनालिस बेकाबू हो जाती थी, उसके घुटने कमजोर हो जाते थे और वो वहीं पर गिर पड़ती थी। अब हम आ जाते हैं 1970 से 1972 के बीच में। इस टाइम पे एनालिस की मॉम को छोड़कर किसी के भी दिमाग में एक्सॉर्सिज्म का कोई भी आइडिया या थॉट नहीं आया था। एनालिस की फैमिली अब भी उसे एपिलेप्सी की मेडिसिन दे रही थी, पर अब सीजर्स के साथ साथ एनालिस को सुसाइडल थॉट्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। उसे लगता था कि लोगों की अच्छाई के लिए अब उसे मरना होगा, लोगों के सिंस के लिए अब उसे अपने आप को सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये सारे थॉट्स आने लग गए थे एनालिस के दिमाग में। डॉक्टर ने एपिलेप्सी के साथ साथ अब उसे डिप्रेशन की दवाइयां भी देनी शुरू कर दी थी। एनालिस की मेडिकेशंस तो चेंज हो गई थी, लेकिन वो अभी भी उन डिमोनिक विजन्स को देख पा रही थी। जो डिमोनिक विजन्स, जो डीमंस एनालिस को दिख रहे थे, वो एनालिस के साथ उसके कमरे में ही रहते थे और उनको देखकर एनालिस पूरा दिन चिल्लाती रहती थी। लेकिन वो जो डीमंस एनालिस को दिख रहे थे, वो पूरा दिन एनालिस से बात करते रहते थे और वो पूरा दिन एनालिस को गालियां देते रहते थे। एनालिस को अब हर वक्त उसके कमरे में कोई स्मेल आती रहती थी, बहुत ही गंदी स्मेल आती थी, जैसे कोई रॉटिंग फ्लैश हो या फिर कहीं कोई फीसीज डंग को जला रहा हो। और उस स्मेल के साथ, सीजर्स के साथ और सारी जो आवाज़ें एनालिस को दिखती थी, सारे विजन्स जो दिखते थे, ये सब कुछ जब एक साथ होने लगा तो एनालिस स्टार्टेड लूजिंग हर माइंड। एंड व्हेन शी स्टार्टेड लूजिंग हर माइंड, उसने अपने आप को और ज़्यादा चोट पहुंचानी शुरू कर दी थी, उसने अपने आप को और ज़्यादा हार्म करना शुरू कर दिया था। एनालिस अपने कमरे के एक कोने में जाकर अपने सर को जोर से दीवार पे मारती थी जब तक पूरी दीवार लाल ना हो जाए। और इसके साथ साथ अब वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। वो अपने दरवाजे के पीछे छिप जाती और जैसे कोई दरवाजा खोलता था उसके कमरे का, वो उसी पर जानवरों की तरह कूद जाती और अपने नाखूनों से और अपने दांतों से हमला कर देती। घर वालों ने अब एनालिस के कमरे को ही आइसोलेट कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब अपनी बेटी एनालिस से ही डर लगने लग गया। और ज़्यादा डर इस बात का था कि ये जो डीमंस हैं, ये जो भी चीज़ है जिसने एनालिस को पोजेस करा है, कहीं वो एनालिस पे ही हमला ना कर दे। 1973 में एनालिस की फैमिली फर्स्ट रिलीजियस इंटरवेंशन अटेम्प्ट करती है, क्योंकि अब उनको अपनी बेटी को देखकर पक्का हो गया था कि ये एनालिस तो नहीं है, ये कोई और है। और इनफैक्ट ये कोई एक नहीं बल्कि कई सारी एनर्जीज एक साथ है। और एनालिस के पेरेंट्स और उसकी फैमिली को समझ आ गया था कि अब एनालिस को दवाइयाँ नहीं बल्कि एक डिवाइन एनर्जी ही बचा सकती है। इसीलिए एनालिस की फैमिली कई सारे प्रीस्ट के पास गई, पर एनालिस को देखकर सारे के सारे प्रीस्ट रिफ्यूज कर देते थे। सारे के सारे प्रीस्ट कहते थे कि इसको एक्सॉर्सिज्म की जरूरत नहीं है और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है एनालिस का, उसको ही वापस कंटिन्यू करो। एक तरीके से जितने भी प्रीस्ट से पूछा गया था कि क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है, सब ने
मना कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी भनक लग गई थी कि जो भी डीमंस एनालिस को पोजेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस। पर एनालिस की कंडीशन अब दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। वो कंप्लीटली बेड रिडन हो चुकी थी। उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना बंद कर दिया था, और जो डिमोनिक वॉइसेस पहले सिर्फ उसे सुसाइडल थॉट्स देते थे, अब वही वॉइसेस एनालिस को खत्म करने की धमकियां देते थे। पर 1975 वो साल था जिसने एनालिस की पूरी दुनिया पलट दी। ये वो साल था जिससे बचकर एनालिस दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पाई। 1975 वो साल था जहां फादर अर्नस्ट ऑल्ट एनालिस से खुद उसके घर मिलने आए थे, और उन्होंने एनालिस को देखकर ये कंफर्म कर दिया था कि ये लड़की बीमार नहीं है, बल्कि इस पे सच में किसी चीज का साया है, और जिस भी एनर्जीज का साया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो फादर अर्नस्ट को भी एनालिस के कमरे में आने से रोक रही थी। फादर अर्नस्ट को एक फोर्स फील हो रहा था जो फादर को बाहर धकेल रहा था। जब एनालिस और फादर अर्नस्ट का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो ये बात छुपाई गई कि फादर अर्नस्ट एक प्रीस्ट है। ये बात छुपाई गई थी एनालिस से, लेकिन फिर भी फादर अर्नस्ट की एक झलक से ही एनालिस पागलों की तरह चिल्लाने लगी, पागलों की तरह चीखने लगी। एनालिस ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे कि वो प्रीस्ट के प्रेजेंस से ही आग में जल रही है। एनालिस को बस फादर अर्नस्ट को देख के ही समझ आ गया था कि ये एक प्रीस्ट है। फादर अर्नस्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं एनालिस के अंदर जो डिमोनिक एनर्जीज थी उनके साथ क्लैश कर रही थी। फादर अर्नस्ट के लिए अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनको 100% कंफर्म हो गया था कि एनालिस नॉर्मल नहीं है, शी इज पोजेस्ड। और उन्होंने खुद बताया कि एनालिस जब भी चीखती थी तो उसकी आवाज खाली एनालिस की आवाज नहीं होती थी, बल्कि एनालिस की चीख में दर्जनों आदमियों की आवाज थी। Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag Idiotsnasen noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! 1975 में बिना बिशप की परमिशन के एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था, इसलिए फादर अर्नस्ट ने बिशप स्ट्रैंगल से अप्रूवल लिया, और उसी मोमेंट से स्टार्ट हुआ द सीरीज ऑफ द ग्रेट एक्सॉर्सिज्म्स। अब आपको यहाँ से दो प्रीस्ट के नाम याद रखने हैं। पहला तो फादर अर्नस्ट ऑल्ट एंड दूसरा फादर आर्नल्ड रेंस। सितंबर 24, 1975 अब होने जा रहा था एनालिस पे उसका फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म रिचुअल। कमरे के एक साइड थे एनालिस के पेरेंट्स और दूसरी साइड फादर अर्नस्ट एंड फादर रेंस, और बीच में बेड पे बिछी हुई थी एनालिस। एक्सॉर्सिज्म का रिचुअल शुरू होता है और एनालिस एक बार फिर कुत्तों की तरह चीखने और घुर्राने लगती है। वो अपने बेड पे मछली की तरह तड़पने लगती है। देखने पे ऐसा लगता है कि 4-5 लोग उसे एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं। एनालिस अपने ही बालों को खींचने लगती है और अपनी ही स्किन को काटने लगती है। जब फादर रेंस क्रूसीफिक्स उसके फेस के सामने उठा के लाते हैं, एनालिस उस क्रूसीफिक्स पे थूक देती है। और हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही एनालिस की बॉडी पर होली वाटर गिराया गया, जैसे ही होली वाटर छिड़का गया, एनालिस जोर जोर से इनह्यूमन आवाजों में चिल्लाने लगी और गालियां देने लगी। एनालिस की बॉडी पे जिस जिस एरिया पे होली वाटर गिरता था, एनालिस उस एरिया को बहुत जोर से झटकने लगती थी। देखने पे ऐसा लगता था कि एनालिस की बॉडी उस होली वाटर से जल रही है, और एनालिस से उसकी जलन सहन नहीं हो रही थी, और वो इतने इनह्यूमन लेवल पे चीख रही थी कि दोनों प्रीस्ट जो थे, दोनों जो फादर थे, उनके होश उड़ गए थे। उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी जोर की आवाज सिर्फ एनालिस के गले से सुन रहे। चीखते हुए एनालिस इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती थी कि वो बेड को अपने साथ लेके जंप करने लगती थी। बेसिकली वो बेड से बंधी हुई होती थी एंड फिर भी उसके अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि वो बेड को साथ लेके हॉप करा सके, जंप करा सके।
तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक पॉइंट पे तो एनालीज ने अपनी माँ के ऊपर ही जंप कर दिया और अपनी ही माँ का गला दबाने लग गई। एनालीज के सर पे उस टाइम पे अपनी ही माँ का खून सवार था। उस टाइम पे एनालीज का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि वो अपनी ही माँ को मार देना चाहती थी। दोनों फादर गए एनालीज को उसकी माँ से छुड़ाने, लेकिन जो ये एक्सॉर्सिज्म रिचुअल हो रहा था या फिर जितने भी एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स हुए थे आगे जाके, उन सब में एनालीज के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती थी। 20-22 साल की लड़की को कंट्रोल करने के लिए अब 4-5 बड़े बड़े आदमी लग रहे थे। जब एनालीज का पहला एक्सॉर्सिज्म हुआ तो उसने पैरों तले जमीन हिला देने वाली बात रिवील की। आई हैव टू डाई टू अटोन फॉर द वेवर्ड यूथ ऑफ द डे एंड द एपोस्टेट प्रीस्ट ऑफ द मॉडर्न चर्च। अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका मीनिंग ये बनता है कि एनालीज को भटके युवाओं और धर्म त्यागी फादर्स के लिए मरना पड़ेगा। और जैसे ही उसने ये बात बोली उसके तुरंत बाद एनालीज के पेट के अंदर से 4-5 आवाजें एक होकर चीखने लगती है, We won't leave. Yeah. हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सारी आवाजें उन सारे डीमंस की थी जिन्होंने एनालीज को पोजेस कर रखा था। और उसी मोमेंट पे प्रीस्ट समझ जाते हैं कि एनालीज के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई डीमंस छुपे हुए हैं जो एनालीज के शरीर को आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। पहले एक्सॉर्सिज्म सेशन के एंड पे आके एनालीज ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी, वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। लेकिन ये सिर्फ पहला एक्सॉर्सिज्म सेशन था। इसके बाद अगले 9 महीने तक लगातार 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस हुए थे और हर एक सेशन पिछले वाले से और ज़्यादा वायलेंट होने वाला था। अक्टूबर 1975। अब एक्सॉर्सिज्म सेशंस में एनालीज इतनी ज़्यादा वायलेंट होने लग गई थी कि वो खुद के ही कपड़े फाड़ने लग गई थी। उसके अंदर से डीमंस की आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एनालीज ने खुद अपने ही अंदर 6 डीमंस को आइडेंटिफाई करा था जिनके नाम थे लूसिफर, हिटलर, जूडस, केन, नीरो। और जो लास्ट डीमन था वो एक डिसग्रेसफुल प्रीस्ट था जिसका नाम था फ्लेशमैन, जिसने एक टाइम पे चर्च से ही गद्दारी की थी। ये सारे डीमंस अलग अलग आवाज़ों में अपने आप से ही बात करते थे। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? ऐसा लग रहा था कि वो सारे डीमंस अपनी आवाज़ों को यूज़ करके जो प्रीस्ट हैं, जो फादर हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। और वो सारे डीमंस कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे थे फादर्स को कि जो भी एक्सॉर्सिज्म हो रहे हैं उनका असर हो रहा है। जो फादर्स थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने भी इस सेशन से कंफ्यूज होकर ये डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ, डीमंस जा चुके हैं। बस अभी थोड़ी देर की शांति मिली ही थी कि तुरंत ही एनालीज हल्का सा मुस्कुराती है और उसके अंदर से एक आदमी की आवाज जोर से चिल्लाती है, आई विल रिटर्न। फिर सारी आदमियों की आवाज एक साथ चीखती है, नोबडी कैन ड्राइव अस आउट। ये बात सुन के जो कुछ देर का सुकून आया था एनालीज के पेरेंट्स के चेहरों पे,
वो सारा सुकून गायब हो गया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस कमरे में पागलों की तरह दौड़ती थी। जो उसके सामने आता था वो उस पे कूदकर अपने दांतों से नुकसान पहुंचाती थी। एनालिस अपने चेहरे पे जोर जोर से पंच करती थी और अपने ही यूरिन को चाटने लग जाती थी। ये सब कुछ एनालिस के कमरे में ही हो रहा था। एनालिस की पूरी लाइफ जर्मनी में ही थी, पर अब वो अलग अलग भाषाएं बोलने लग गई, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, अरमानिक। और एनालिस अब अपने ही अंदर आए हुए डीमन से लड़ने लगती थी, क्योंकि अब जो डीमंस थे एनालिस की बॉडी के अंदर, वो एनालिस की बॉडी को अपना हक समझने लगे थे। एनालिस कई बार उन डीमन से पूछती थी कि व्हाई आर यू हियर। डीमंस का जवाब होता था, Ich hab Richter so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es trifft wird. Saublöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. और इतना कहकर एनालिस जमीन पे गिरकर क्रूसिफिक्स की पोजीशन में ट्विस्ट करने लगती। एनालिस की मदर ने तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने एनालिस के हाथों के बीचों बीच ठुके हुए नेल्स जैसे निशान देखे थे, जैसे एनालिस को जीसस की तरह क्रूसिफाई किया गया हो। एक्सॉर्सिज्म सेशंस के दौरान एनालिस की फैमिली ने उसकी सारी मेडिकेशंस रोक दी थी एंड अब वो कंप्लीटली रिलाई कर रहे थे ऑन द एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स। ये एक्सॉर्सिज्म एनालिस के साथ हर महीने नहीं बल्कि हर हफ्ते होने लग गए थे, बल्कि कई बार तो एक हफ्ते में 2-2 बार एक्सॉर्सिज्म किए जाते थे और हर एक्सॉर्सिज्म लगभग 4 घंटे तक चलता था। 1976 तक आते आते ये एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स काफी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके थे। मार्च 1976 से एनालिस ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था। वो कहती थी कि ये डीमंस उसे कुछ भी खाने से या पीने से रोक रहे हैं। और एनालिस घंटों तक जेनुफ्लेक्शन परफॉर्म करती थी। जेनुफ्लेक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें इंसान एक घुटने पर झुकता है और बैठकर प्रेयर करता है। और एनालिस के केस में तो वो ये हर दिन अनकंट्रोलेबली करती थी। इसी वजह से उसके घुटने पूरे तरीके से छिल चुके थे और घुटनों में सिर्फ हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी। एनालिस सिर्फ यही नहीं रुकी, वो बिना रुके अपने सर को जमीन पे पटकती रहती थी जब तक उसके सर की वो सारी आवाजें चुप ना हो जाए। एनालिस के चीक बोन्स और फेस पर डीप क्लॉ मार्क्स हमेशा फ्रेश रहते थे, जैसे वो खुद को हर रोज जानबूझकर नए वुंड्स दे रही हो, नए घाव दे रही हो। 1976 तक आते आते भी वो कुछ खा नहीं पाती थी, जैसे डीमंस उसको कुछ खाने ही नहीं दे रहे हैं। वो कुछ भी खाने की कोशिश करती थी तो उसको ऐसा फील होता था कि जो डीमंस हैं उसके अंदर वो उसके गले को दबा रहे हैं, वो उसे चोक कर रहे हैं। एनालिस के अंदर के डीमंस उसे कुछ भी खाने पीने से रोक रहे थे। लेकिन लेट मई तक आते आते एनालिस की कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीमली खराब हो गई थी। अब वो पूरी रात चीखती थी और पूरी रात खुद को खरोंचती रहती थी, खुद को वुंड्स देती रहती थी। इनफैक्ट अब वो दीवारों पे सिर्फ अपना सर ही नहीं पटक रही थी, बल्कि रात भर जाग कर दीवारों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करती रहती थी। और इसी चक्कर में एनालिस ने अपने काफी सारे दांत खो भी दिए थे, उसके काफी सारे दांत निकल भी चुके थे। एनालिस रात को मुश्किल से 1 या 2 घंटे सोती थी और जैसे ही वो अगले दिन उठती थी उसका वापस से एक्सॉर्सिज्म सेशन शुरू हो जाता था। अब एनालिस के डीमंस बहुत ही ज्यादा कोल्ड और अनरिस्पॉन्सिव हो चुके थे और पुराने डीमंस के बजाय अब न्यू डीमंस एनालिस के बॉडी के अंदर आ चुके थे। एक तरीके से डीमंस शिफ्ट्स में पोजेस कर रहे थे अब एनालिस को। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म्स आगे बढ़ते गए एनालिस की हेल्थ और ज्यादा गिरती चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एनालिस दिन में 500 से 600 जेनुफ्लेक्शन करती थी। जो मैंने तुम्हें बताया था वो एक घुटने पे बैठ के प्रेयर करना, वो 500 से 600 बार करती थी एक दिन में, जिसकी वजह से अगर एनालिस के घुटनों को टच ही करा जाता था तो सिर्फ टच करने से ही एनालिस के घुटनों से खून आने लग जाता। जून 30, 1976 ये दिन था एनालिस मिशेल की लाइफ का आखिरी दिन। इस दिन एनालिस का 67th और फाइनल एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करा गया। 67th एक्सॉर्सिज्म के टाइम पे एनालिस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना नामुमकिन हो चुका था। वो खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही थी, लेकिन फिर भी एनालिस के पेरेंट्स ने उसको उठाया, उसको खड़ा करा
और ऐसा लग रहा था कि एनालीज बस एक जिंदा लाश है और उसको बस उसके पेरेंट्स सपोर्ट दे रहे हैं। वो इतनी कमजोर और अंदर से सूख चुकी थी कि उसका वजन सिर्फ 31 केजीज रह गया था। एनालीज का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखें अंदर ही धंस चुकी थी, उसके लिप्स पे, होठों पे घाव थे और उसकी बॉडी के कई हिस्सों पर खुद के बनाए हुए बाइट मार्क्स और स्क्रैच वुंड्स थे और उन सारे वुंड से, उन सारे स्क्रैच मार्क्स से कंटिन्यूअसली खून निकल रहा था। और अब प्रीस्ट ने स्टार्ट किया द 67th एक्सॉर्सिज्म। टेप्स में रिकॉर्ड हुआ एनालीज का आखिरी सेंटेंस, एक आखिरी कमजोर सी आवाज में, बिटल वर्जबर्ग प्लीज फॉरगिवनेस। एनालीज ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मदर आई एम अफ्रेड। 67th एक्सॉर्सिज्म सेशन के दौरान एनालीज ने खुद को इतनी जोर से मारा, उसने अपने हाथ को इतनी जोर से मारा कि उसके एक हाथ के सारे नाखून टूट गए। उस एक्सॉर्सिज्म के टाइम बार बार एनालीज खड़ी हो रही थी और अपने घुटनों पे गिर रही थी, जिसके वजह से पूरे कमरे में अलग अलग जगह पे खून के पडल्स बन चुके थे, उस खून के जो एनालीज के घुटनों से आ रहा था। उस एक्सॉर्सिज्म के टाइम ऐसा लग रहा था कि एनालीज का कोई गला दबा रहा है। एनालीज की हर ब्रेथ के साथ गड़गड़ाने की आवाज निकल रही थी और उसके चीक बोन्स पर अंदर से हड्डियां दिखने लग गई थी, जैसे कि उसने अपना ही फ्लैश अंदर से काट लिया हो। एक्सॉर्सिज्म सेशन स्टार्ट होते ही सारी की सारी डीमंस की आवाजों से पूरा कमरा गूंजने लगा, लेकिन फिर एकदम अचानक से सब कुछ शांत हो गया। डीमंस की गटरल आवाजें भी बंद हो गई थी और उस टाइम सिर्फ एनालीज की हल्की हल्की थरथराती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इतने में ही एनालीज जोर से जमीन पे गिरी और उसके पेरेंट्स ने जाके उसे उठाया। जो एविडेंस टेप है इस केस की, उसके अंदर जो आखिरी बात एनालीज ने बोली थी वो ये थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। प्रीस्ट ने एक्सॉर्सिज्म खत्म किया। इस बार एनालीज के पेरेंट्स ने भी सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जुलाई 1, 1976 की सुबह जब एनालीज की मदर उसके पास आती है तो वो एनालीज मिशेल की पूरी तरीके से ढीली पड़ी हुई बॉडी देखती है। एनालीज की थकी हुई आंखें अब भी आधी खुली थी, उसके मुंह के कोने से काले क्लॉट्स निकल रहे थे, उंगलियों के जॉइंट्स जैम हो चुके थे, उसका चेहरा एक ट्विस्टेड मास्क की तरह लग रहा था। एक्सॉर्सिज्म की वजह से फर्श पे हर जगह खून था और सिर्फ 23 साल की यंग एज में एनालीज ने नींद में ही डीमन से लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दिया। एनालीज की मौत की खबर सुन के एनालीज के पेरेंट्स घुटनों के बल गिरे तो थे, लेकिन तब भी उनकी आंखों में गम के जगह एक तरीके का रिलीफ था, एक अजीब सा सुकून था, जैसे कि वो खुश थे कि अब उनकी बेटी डीमंस के टॉर्चर से फ्री हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। एनालीज की डेथ ने पूरे यूरोप को हिला दिया था। मेडिकल एक्सपर्ट्स तो शॉक्ड ही थे, पर सुपरस्टिशंस और रिलीजियस फैनाटिसिज्म्स पर बिलीव करने वाले लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल था। एनालीज का स्केलेटल कॉर्प्स सिर्फ 31 केजीज का था। एनालीज के टूट चुके घुटनों की हड्डियां और जख्मों से भरा हुआ चेहरा कोर्ट के सामने रखा गया था, लेकिन जो सीन कोर्ट रूम को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था वो था प्रीस्ट का बिहेवियर। फादर रेंज और फादर ऑल्ट बिल्कुल बेशर्मी से जज के सामने खुद वो 14-15 ऑडियो टेप सबमिट करते हैं और कहते हैं ये है सबूत कि एनालीज पोजेस्ड थी। कैसेट्स प्ले होती हैं और कोर्ट रूम में गूंज उठती हैं एनालीज की गटरल ग्राउलिंग भारी आवाजें। Die Drecksau, die Band! Kann ich noch ein Glück sein? Aber das Ding des Gewissens. Die Drecksau, sie ist Familie eingepflanzt. Ja, ja! Das haben wir sehr gehört. Hier sogar. Ja! Jetzt müssen Sie den Drecksau aussetzen und sagen, kapiert? Aber das vor allem Aufgaben an dir da. Oh, Herr! Was reizt du das nicht? Noch mehr. Oh, halt dir raus!
लोग कोर्ट रूम में एक जिंदा लाश की तरह स्टिफ हो गए थे कि कुछ लोगों ने तो अपने कान तक बंद कर लिए थे। पर प्रीस्ट के चेहरे पर थी एक क्रीपी सी स्माइल, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि देखो हम सही थे, एनालीज पॉजेस थी और ये मौत उसकी मुक्ति है, कि एक्चुअली एनालीज की डेथ इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू एनालीज। लेकिन जज के बेंच ने भी उन्हें एक कोल्ड रिप्लाई दिया कि अगर टाइमली मेडिकल केयर किया जाता तो ये लड़की आज जिंदा होती। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एनालीज का मरना स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन और निमोनिया से हुआ है। वो 500 से 600 बार रोज घुटनों पे गिरती थी और उसके घुटनों की हड्डियां तक टूट चुकी थी। एनालीज ने अपने आप को इंजर करा था और फिर भी डॉक्टर्स को नहीं बुलाया गया। फेथ एक पर्सनल मैटर है, पर लाइफ को प्रिजर्व करना कानूनी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को आप सभी ने तोड़ा है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट था कोर्ट का। कोर्ट में इस आर्ग्यूमेंट पे फैसला करा गया और एनालीज के दोनों पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट को मैनस्लॉटर बाय नेग्लिजेंस का दोषी ठहराया गया और उन्हें 6 महीने की जेल और 3 साल की प्रोबेशन की सजा मिली। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि फैसले के बाद एक सवाल उठता है कि क्या एनालीज सच में पोजेस थी या फिर ये सब एक अनडायग्नोज्ड मेडिकल इलनेस था। डॉक्टर्स का कहना था कि एनालीज को पहले से ही टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी था, इसी वजह से वो बार बार अपने बॉडी को ट्विस्ट करती थी, अकेले में झटके खाती थी और अक्सर उसकी आंखें ऊपर चली जाती थी, बिल्कुल वैसे जैसे एनालीज किसी ट्रांस में या किसी पोजेशन में हो। और उसके बाद जो सिम्टम्स थे, जैसे अपना ही फ्लैश चबाना, इंसेक्ट्स खाना, अपना ही यूरिन पीना, ये सब एक सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ इशारा करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसकी डिमोनिक वॉइसेस असल में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं और उसकी डेथ एक्सॉर्सिज्म के दौरान हुई स्टारवेशन और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, ना कि किसी डिमोनिक पोजेशन की वजह से। तो ये था एनालीज मिशेल का केस, जिसके ऊपर सिर्फ 10 महीने के टाइम में 67 एक्सॉर्सिज्म्स परफॉर्म करे गए थे, जबकि उसे बचपन से ही एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे और डॉक्टर ने भी उसे डायग्नोज किया था। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ, उसने पूरे जर्मनी को हिला दिया। एक तरफ कोर्ट ने उसके पेरेंट्स को और प्रीस्ट को गिल्टी ठहराया और दूसरी तरफ लोगों ने डिबेट शुरू कर दिया कि क्या एनालीज सच में पोजेस थी या नहीं। चर्च पे भी सवाल उठाए गए कि मॉडर्न मेडिसिन को इग्नोर करके उन्होंने एनालीज की जान ली। एनालीज के एक्सॉर्सिज्म के रियल ऑडियो टेप्स आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो इस केस को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी वो ये थी कि उन 14-15 ऑडियो टेप्स में से कुछ ऐसी भी हैं जिसमें एनालीज की आवाज़ें सच में इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। वो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर से एक नहीं बल्कि कई लोग एक साथ चीख चीख कर बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर रात के टाइम हेडफोन्स लगाकर आप वो टेप सुनो तो दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि लगता है कि अभी सीने से कुछ फट कर बाहर आ जाएगा। प्रीस्ट भी कहते हैं कि एक्सॉर्सिज्म्स के टाइम पे कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर गया था और उस टाइम पे उन्हें खुद अपनी गर्दन पे किसी की ठंडी उंगलियां महसूस हुई थी। लेकिन डर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब एनालीज मर चुकी थी तब भी लोगों ने उसके घर के अंदर से धीमी धीमी विस्परिंग सुनी है और लोगों ने क्लेम करा है कि उनको ऐसा लगा है कि अभी भी एनालीज के घर में कोई उसका नाम ले रहा है। और गांव के लोगों ने बाद में नोटिस किया कि उसकी ग्रेव से कभी कभी एक स्ट्रेंज स्मेल आती है। लेकिन असली डरावनी बात तो ये है कि उसके बॉडी को जब 2 साल बाद ग्रेव से निकालकर एग्जामिन किया गया तब भी उसकी लाश बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे वो कल ही मरी हो। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। पर आपको क्या लगता है, क्या एनालीज मिशेल का केस सिर्फ एक मेडिकल फेलियर था या वो सच में पोजेस थी? क्योंकि सच तो यह है कि एनालीज मिशेल वहां से जरूर चली गई हो, पर वहां छोड़ी हुई चीजें आज भी जिंदा है और शायद आज भी उसके घर की दीवारें उसकी चीखों से गूंज रही हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होती, वैसे ही कुछ आवाजें शायद कभी बंद नहीं होती।